अस्सलाम वालेकुम। STA 301 का आज लेक्चर नंबर 1 है हमारे पास। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक का मतलब क्या है? उन्होंने कहा द वर्ड स्टैटिस्टिक्स विच कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस से ये निकला है। उसका मतलब क्या था? मीनिंग ए पॉलिटिकल स्टेट, ओरिजिनली मीट इंफॉर्मेशन यूजफुल टू द स्टेट। असल में स्टैटिस्टिक का मतलब क्या था कि साइज ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, या हम किसी आर्मी के तादाद को देखने के लिए, ठीक है, हम यानी इसे बेसिकली कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करते थे। स्टैटिस्टिक इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें हम आबादी देखते हैं या किसी को कह लेंगे आदाद शुमार के लिहाज से उसका गोशवारा बनाने के लिए या उसका डेटा इकट्ठा करने के लिए, तो हम स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम क्लासेस बनाते हैं, ठीक है, किसी रैंडम डेटा को इकट्ठा करते हैं, बाद में उसे किसी मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट करते हैं, बाद में उसे हम कोई रिजल्ट निकालते हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो स्टैटिस्टिक की ही वजह से है। अब यहाँ पे मुख्तलिफ पॉइंट्स दिए हुए, उन्होंने कहा जी फर्स्ट प्लेस में स्टैटिक का मतलब ये है कि न्यूमेरिकली जो है वो फैक्ट्स हों और या उसे हम अरेंज करें। इसी तरह सेकंड प्लेस में उसने कहा था वर्ड स्टैटिस्टिक डिफाइन एज डिसिप्लिन, कि वो डिसिप्लिन को डिफाइन करता है। इसी तरह बाज जगह इस वर्ड को कहा जाता है कि ये सिंगुलर है, बाज जगह इसे कहा जाता है कि ये प्लूरल लफ्ज है। तो इस तरह स्टैटिस्टिक के मुख्तलिफ मायने हैं। यहाँ पे दिए हुए द वर्ड स्टैटिस्टिक यूज इन द प्लूरल, तो यहाँ पे उसने कहा कि ये प्लूरल है क्योंकि उसने कहा न्यूमेरिकली दैट द स्टैटिस्टिक एज ए सब्जेक्ट मैथमेटिकल इन करेक्टर है। उसने कहा है कि यहाँ पे हम बेशक ये सिंगुलर है, बेशक ये प्लूरल है, तो यहाँ पे उसने कहा है कि हम इसे एक मैथमेटिक्स के अंदर एक एज अ करेक्टर हम इसे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे उसने कहा था थर्डली द स्टैटिक्स आर न्यूमेरिकल क्वांटिटीज कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैंपल ऑब्जर्वेशन, सिंगल क्वांटिटी दैट हैज बीन सो कॉल्ड इज कॉल्ड ए स्टैटिक्स। उसने कहा कि हम क्या करते हैं कि द वर्ड स्टैटिक्स आर न्यूमेरिकली क्वांटिटीज, यानी गिनती की शक्ल में कोई हमारे पास मिकदारें हैं, कैलकुलेटेड फ्रॉम ए सैंपल ऑब्जर्वेशन, यानी जो हमारे पास वैल्यूज दी हुई हैं उसमें से उसने क्या कहा है कि हम उसमें से क्या करते हैं कि ए सिंगल क्वांटिटी दैट हैज बीन सो कॉल्ड ए स्टैटिक, उसमें से एक क्वांटिटी जो वो ले रहा है या जो इस्तेमाल करता है, जो वो डेटा निकाल रहा है, वो सारे डेटा में से सैंपल उसने सबको सारे डेटा को कहा हुआ है, तो वो उसमें से जो एक निकाल रहा है उसने कहा कि ये स्टैटिक है। उसने कहा कि द मीन ऑफ ए सैंपल फॉर इंस्टेंस इज ए स्टैटिक, द वर्ड स्टैटिक इज ए प्लूरल व्हेन यूज्ड इन दिस सेंस, जब इस सेंस में इस्तेमाल किया जाए तो ये एक प्लूरल लफ्ज है। उसके बाद है हमारे पास द वे इन विद स्टैटिस्टिक वर्क इनके अंदर करती है। उसने कहा स्टैटिक असिस्ट इन समराइजिंग लार्ज डेटा को समराइज करने के लिए ताकि हम उसे इजी टू अंडरस्टैंड बना सकें, और इसी तरह एफिशिएंसी उसकी बनती है, इसी तरह उसका कोई मीनिंग बनता है, इसी तरह हम उसको डेटा को जो उसने यहाँ पे कहा हुआ है कि स्टैटिस्टिक असिस्ट इन ड्राइंग जनरल कंक्लूजन इन मेकिंग प्रेडिक्शंस ऑफ हाउ मच थिंग्स विल बी हैपन अंडर द गिवन कंडीशन। यानी हम जो कह लें कि रॉ मटेरियल में आपके पास डेटा पड़ा है, आपके पास डेटा सिर्फ पड़ा है, आपने उसे तरतीब देनी है, उसे समराइज करना है ताकि एक एफिशिएंट वे में आप उसे रख सकें, उसका कोई मतलब बनता हो, और फिर आप उसका गोशवारा बना सकें, यानी चार्ट जिसे कहते हैं वो आप बना सके। उसके बाद उसने कहा है कि द मीनिंग ऑफ डेटा बेसिकली होता है कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स डेट येट हैव नॉट बीन प्रोसेस, यानी ऐसा डेटा जिसके ऊपर काम ना किया गया हो, रॉ मटेरियल के अंदर हो भी, ठीक है, तो वो डेटा कहलाता है। तो खा वो नंबर्स की फॉर्म में हो, खा वो एबीसी की फॉर्म में हो, या किसी भी शक्ल में हो, वो डेटा कहलाता है। उसके बाद उसने कहा क्या कहा है कि ऑब्जर्वेशन एंड वेरिएबल्स। यहाँ पे उसने कहा है कि इन स्टैटिस्टिक एन ऑब्जर्वेशन ऑफन मीन्स एनी सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आपने अदाद शुमार के लिहाज से कोई भी डेटा लिया है, खा वो फिजिकल हो, जैसे कि उसने कहा हाइट और वेट, या उससे क्लासेस बनाई गई हो हेड्स एंड टेल, ठीक है, हेड्स या टेल के अंदर। उसके बाद या उसका आंसर उसने कहा कि सच एज यस और नो, ठीक है, या उसका आंसर यस और नो की शक्ल में हो सकता है। ये ऑब्जर्वेशंस की वो बात कर रहा है। अब वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल दो तरह के होते हैं बेसिकली, जो किसी के ऊपर क्या लें कि डिपेंड करते हो, ठीक है, इंडिपेंडेंट भी होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पे इसने कहा है कि a characteristic that varies with an individual or an object is called a variable, ठीक है, जो कि इंडिविजुअल भी हो सकती है या किसी के ऊपर डिपेंड भी करती है। फॉर एग्जाम्पल एज इज वेरिएबल एज इट वेरीज फ्रॉम ए पर्सन टू ए पर्सन,
कि एज वैसे क्या है कि एक वेरिएबल है, लेकिन ये किसी पर्सन के ऊपर यानी लोगों के ऊपर ये डिपेंड करती है कि एक की एज दूसरे की एज से डिफरेंट होती है, वो उस पर्सन की वजह से वो डिपेंडेंट होती है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद ये वेरिएबल कैन अज्यूम ए नंबर ऑफ वैल्यूज द गिवन सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज फ्रॉम विच दे वेरिएबल टेक्स एन वैल्यू इज कॉल्ड इट्स डोमेन। जो वो वैल्यू लेते हैं वो डोमेन है। If for a given problem the domain of a variable contains only one value, then the variable is referred to as a constant। अगर हम एक वैल्यू लेते हैं, उसने कहा है कि या वो इसे वेरीज करती है, तो या किसी उसने कहा है कि किसी फॉर ए गिवन प्रॉब्लम, किसी मसले को हल करने के लिए जो उसकी डोमेन को अगर हम एक वैल्यू दें तो वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट कहलाती है। ठीक है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल्स में क्या है, वेरिएबल में बी क्लासिफाइड into two categories like quantitative and qualitative। अब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में फ़र्क क्या होता है, उसने कहा है कि करेक्टरिस्टिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन को देखें, करेक्टरिस्टिक कैन बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली सच एज एज, वेट, इनकम और नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। तो ये हमारे पास क्वांटिटी होती है बेसिकली। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि ए वेरिएबल इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव निकला लफ्ज़ क्वांटिटी से, क्वांटिटी कहते हैं मिकदार को, यानी या वो किसी चीज़ की मिकदार हो, या वो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हो, या कुछ भी हो। ठीक है, तो ये क्वांटिटी में आता है, तो इसलिए ये क्वांटिटेटिव कहलाएगा। उसके बाद है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या होती है, क्वालिटेटिव होती है बेसिकली किसी भी चीज़ की क्वालिटी यानी खसूसियात। जैसे कि बाज़ लोगों की आंखों का रंग सब्ज़ होता है, तो किसी का ज़ेन जो है वो तेज़ होता है, यानी एक्स्ट्रा शार्प होते हैं, तो ये उनके अंदर क्वालिटीज़ होती हैं। बेसिकली यही यहाँ पे जिक्र किया गया कि ए क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक इज आल्सो कॉल्ड एन एट्रीब्यूट। यहाँ पे उसने कहा कि इन्हें हम एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं। और इससे पीछे अगर एक लाइन पढ़े तो ऑन द अदर हैंड इफ करेक्टरिस्टिक इज नॉन न्यूमेरिकल, अगर वो गिनती की शक्ल में ना हो, सच एज एजुकेशन, सेक्स, आई कलर, क्वालिटी, इंटेलिजेंस, पॉवर्टी, सर्टिफिकेशन, यानी खसूसियात को बेसिकली वो कह रहा है कि ये वो क्वालिटेटिव है। उसके बाद है डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट कौन से होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं किसी में आप गैप आ जाए, ठीक है, जो लगातार ना हो। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ए डिस्क्रीट वेरिएबल इज वन दैट कैन टेक ओनली इन डिस्क्रीट सेट ऑफ इंटीजर और होल नंबर विच इज द वैल्यू और टेकन अ जंप और ब्रेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे उसने कहा है कि वो वैल्यूज जंप कर जाएं या ब्रेक कर जाएं। जैसे कि इन लाइंस के दरमियान आपको गैप नजर आ रहा है, तो ये या वैल्यूज जंप कर गई हैं या वो छोड़ गई हैं। इसी तरह उसने क्या कहा हुआ है कि ए डिस्क्रीट वेरिएबल रिप्रेजेंट काउंट डेटा सच एज द नंबर ऑफ ए पर्सन इन ए फैमिली, द नंबर ऑफ रूम्स इन ए हाउस। ठीक है, यानी किसी के घर में कमरों की तादाद कह लें, या आप कह लें कि किसी फैमिली के मेंबर्स की तादाद वो डिस्क्रीट है। हर फैमिली के एक जितने मेंबर नहीं है, किसी में मेंबर ज़्यादा हैं, किसी में मेंबर कम है, तो ये एक डिस्क्रीट की एग्जाम्पल है। तो ये पेपर में आ जाता है डिस्क्रीट और कंटिन्यूस की एग्जांपल्स के बारे में। उसके बाद ए वेरिएबल इज कॉल्ड अ कंटिन्यूस वेरिएबल इफ इट कैन टेक ऑन एनी वैल्यूज फ्रैक्शनल और इंटीजरल विद इन ए गिवन इंटरवल्स, i.e. इट्स डोमेन इज एन इंटरवल विद ऑल पॉसिबल वैल्यूज विदाउट गैप्स। तो यहाँ पे उसने ये बात वाज़िया की है कि अगर गैप उनके अंदर ना आए, यानी वो कंटिन्यूस चलती रहें, तो वो कंटिन्यूस कहलाएंगी। उसके बाद है मेजरमेंट के कुछ स्केल हैं। यहाँ पे उसने कहा है कि सबसे पहले नॉमिनल स्केल, द क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्वालिटीज या कैटेगरीज के अंदर इन्हें जिस तरह रखा जाता है वो नॉमिनल स्केल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा स्टूडेंट आर क्लासिफाइड एज मेल एंड फीमेल, और इन्हें हम नंबर 1 एंड नंबर 2 के नाम से भी कैटेगराइज के अंदर यानी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हम नॉमिनल स्केल के वाया करते हैं। इसी तरह ऑर्डिनल में या क्या है, या रैंकिंग में क्या है, इट इंक्लूड द करेक्टरिस्टिक ऑफ नॉमिनल स्केल। अब ये ऑर्डिनल स्केल क्या करता है, ये क्या करता है कि नॉमिनल स्केल की करेक्टरिस्टिक है। ठीक है, ये इस स्केल की करेक्टरिस्टिक को ये डिफाइन करता है। एंड इन एडिशन हैज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डरिंग और रैंकिंग ऑफ मेजरमेंट्स। ठीक है, तो ये रैंकिंग भी करती है मेजरमेंट्स की। फॉर एग्जाम्पल द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स या प्लेयर्स इज रिलेटेड एज एन एक्सीलेंट, गुड, फेयर और पुअर। ठीक है, तो जो ऊपर हम पढ़ के आए उसमें सिर्फ उसने क्लासिफिकेशन की थी मेल एंड फीमेल, बाद में उसकी खसूसियात यानी वो अच्छे हैं, बुरे हैं,
तो वो किसके जरिए होते हैं, वो ऑर्डिनल स्केल के जरिए होता है। उसके बाद है इंटरवल स्केल। अब इंटरवल स्केल क्या होता है, ए मेजरमेंट स्केल प्रोसेसिंग एज कांस्टेंट इंटरवल साइज, यानी डिस्टेंस को बट नॉट ट्रू 0 पॉइंट, ठीक है। इसके अंदर उसने कहा है कि 0 पॉइंट नहीं है, इस कॉल्ड एन इंटरवल, यानी टेम्परेचर को हम या सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में हम मेजर कर सकते हैं, तो ये इसके अंदर आएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास रेशियो स्केल। इट इज़ ए स्पेशल काइंड ऑफ इंटरवल स्केल वेयर द स्केल मेजरमेंट हैज ट्रू 0 पॉइंट एज इट्स ओरिजिन। अब रेशियो स्केल के अंदर उसने क्या कहा है कि इसका एक कोई 0 पॉइंट होता है और वो क्या कहलाता है, उसका ओरिजिन। ओरिजिन बेसिकली किसी सर्कल के अंदर जो सेंटर वाला पॉइंट होता है, ये ओरिजिन कहलाता है। यानी कोई सर्कल अगर आपके पास और उसके अंदर आपके पास अगर कहीं पे एक पॉइंट हो तो वो उसका ओरिजिन कहलाता है, उसे कहते हैं ओरिजिन। उसके बाद है हमारे पास रेशियो स्केल is used to measure weight, volume, distance, money, etc. इसमें हम क्या कर सकते हैं, उसने क्या है कि हम इसके अंदर वॉल्यूम, डिस्टेंस, मनी वगैरह के अंदर जो है वो हम डिफरेंस कर सकते हैं। द की फॉर डिफरेंशिंग इंटरवल एंड रेशियो स्केल इज दैट द 0 पॉइंट इज मीनिंगफुल फॉर द रेशियो स्केल। अब हमारे पास है टॉपिक एरर्स ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट के दरमियान अगर हमारे पास कोई एरर आ जाए, जैसे कि उसने बताया हुआ कि यहाँ पे एक स्टूडेंट का जो वेट है वो रिकॉर्ड किया गया कि 60 kg है, ठीक है, जो कि एग्जैक्ट के करीब करीब है। यानी उसका अगर वेट था 59.5 और 60.5 के दरमियान, यानी 60 kg था अगर उसका एग्जैक्ट रेट, ठीक है। तो अगर हम इस तरह के, बेशक ये एक छोटा एरर है, लेकिन इस तरह के एरर को हम निकालने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो ये है हमारे पास, ठीक है। और जो x की वैल्यू है यहाँ पे उसने कहा है कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल को उसने डिनोट किया x के साथ, और जो उसके अंदर थोड़ा सा एरर था, ठीक है, जो 59.5 से, यानी अगर उसका एक्चुअल रेट या जो बनती थी उसकी जो वैल्यू वो 60 kg था, तो वो 59.5 और 60 के दरमियान जो थोड़ा सा फर्क है वो हमारे पास जो है वो ई यानी एप्सिलॉन है, ये एरर है हमारे पास। और इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम उसमें से x की वैल्यू निकाल देंगे, यानी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो अगर हम निकाल देंगे तो हमारे पास सिर्फ एरर बचेगा। इस तरह हम इसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसने कहा कि अगर आप इसे परसेंटेज के अंदर मालूम करना चाहें तो आपने इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद उसने कहा है कि बेस्ड एंड रैंडम एरर्स। अब बेस्ड एंड रैंडम एरर्स में क्या होता है कि बेस्ड में हमारे पास क्या है, उसने कहा कि एन एरर इज सेड टू बी बेस्ड व्हेन ऑब्जर्वर वैल्यू इज कॉन्स्टेंटली हायर और लोअर देन द ट्रू वैल्यू। उसने कहा कि ये हमारे पास क्या होती है कि एक ही तरतीब के साथ या बढ़ती जाती है अपने पॉइंट से, या उसी तरतीब के साथ या उसी रेशो के साथ जो है वो गिरती रहता है पॉइंट इसका, यानी वो या इंक्रीज होती है या वो डिक्रीज होती है, लेकिन एक ही तरतीब के साथ। तो इसे कहते हैं बेस्ड एरर्स, ठीक है। अब रैंडम एरर क्या होते हैं, रैंडम एरर ऐसे एरर होते हैं जिनकी तरतीब नहीं होती, यानी बेढंगे बेतरतीबी एक ही दम से रेशो डबल हो जाए यानी बढ़ जाए और फिर सिंगल रेशो कम हो जाए, तो ये कोई तरतीब नहीं है, या एक ही तरतीब से बढ़े या एक ही तरतीब से कम हो। तो इस तरह के एरर को बेस्ड एंड रैंडम एरर कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ दीज एरर आर नॉट रिवॉल्व बाय रिपीटिंग द मेजरमेंट, दे आर कम्युलेटिव इन इट्स नेचर। और उसके बाद उसने कहा कि कम्युलेटिव क्या होता है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली कहते हैं फ्रीक्वेंसी के सम को, यानी हर आइंदा फ्रीक्वेंसी या आने वाली फ्रीक्वेंसी में प्रीसीडिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे सम करते रहना। यानी अगर आपके पास किसी क्लास की पहली फ्रीक्वेंसी 1 है और दूसरे की 2 है, तो पहले की 1 ही रखनी है, दूसरे में क्या है कि 1 + 2 यानी वो हमारे पास 3 बनेगी, क्योंकि उसमें प्रीसीडिंग की भी फ्रीक्वेंसी जमा करनी होती है और उसके जो करंट फ्रीक्वेंसी है वो भी सम करनी होती है। तो वो 2 + 1 हमारे पास 3 बनेगी सेकंड क्लास की फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी का सम। तो इसे कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ खत्म हो जाता है हमारा लेक्चर नंबर 1। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।